बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम एसयू पीरा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके सिलेबस जो है वो हम ऑलरेडी पता है, तो इसका डेट भी आ चुकी है एग्ज़ाम्स की, वो है 11 एंड 12 अक्टूबर। तो हम आज कर रहे हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट चैप्टर नंबर 7, ठीक है। पिछले 2 लेक्चर्स हमें 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। जो पहला लेक्चर था वो 1 से लेकर 4 आर्टिकल्स तक है लैंड रेवेन्यू का। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, और दूसरा जो है वो 5 से लेकर 38 तक है। और इसके अलावा इस सबसे पहले जो एक और लेक्चर भी अपलोड किया गया है, वो इसमें शॉर्टकट तरीका बताया गया है कि हम इस एक्ट को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं और किस तरीके से हम आसानी से नंबर ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मज़ीद थोड़ा सा इस वीडियो में भी आपको बता देती हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसका जो हमने वकील नहीं बनना, हमने सिर्फ पेपर पास करना है। तो उसके लिए हमें टू द पॉइंट चीज़ करनी है, जैसे कि आर्टिकल नंबर करना है और आगे उसकी हेडिंग। हमें 15 टोटल इसके 15 चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स के नाम आने चाहिए, इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स एंड पीरियोडिक रिकॉर्ड। ये चैप्टर नंबर क्या कौन सा है? 6 है। 6 पढ़ेंगे। इसमें क्या रिकॉर्ड नंबर, इसका आर्टिकल कौन सा है? 39। एंड कहाँ पे हो रहा है? 55 पे। 55 पे ये एंड हो रहा है। ये इस तरीके से कॉमन चीज़ें याद करनी है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल नंबर 39। इसमें रिकॉर्ड्स ऑफ राइट एंड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड देयर इन। इसमें कहते हैं कि इसमें हर जितनी भी ज़मीनें होती हैं उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। अब हर बंदा जो होता है ना, हर बंदे का यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। जैसे कि एक आदमी जिसकी 12 एकड़ है, ठीक है, उसके पास उसके एक स्टेट है, ठीक है। एक और आदमी है जिसके पास 20 एकड़ है, उसका अपना स्टेट है। उसके अलावा एक और पर्सन जिसके पास 2 मुरब्बे हैं, कुछ के पास 100 मुरब्बे होते हैं, जिसके पास 1600 होते हैं एकड़। ये हर बंदे की अपनी अराजी होती है जिसके एक अलग से रिकॉर्ड रखा जाता है, इसका अलग से मेनटेन किया जाता है, उसका स्टेट कहते हैं। और स्टेट जो होता है ना, उसका एक अलग से रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि अगर रिकॉर्ड्स बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। नंबर ए, स्टेटमेंट शोइंग सो फार मे बी प्रैक्टिसेबल। अब एक इसमें कौन से कहते हैं वो चीज़ें तमाम होनी चाहिए जो प्रैक्टिकली मौजूद होती हैं। जैसे कि पर्सन हु आर लैंड ऑनर्स, tenants or who are entitled to receive any of rents, profit or produce of estate or to occupy land thereof। इसमें वो होता है कि जो लैंड ओनर्स होते हैं, वो शख्स जो अपनी ज़मीनें खुद काश्त करते हैं, वो लैंड ओनर्स होते हैं। और जो लोग अपनी काश्तकारी किसी किराए पे दिए होते हैं, वो टेनेंट्स होते हैं। या फिर वो आगे वो कहते हैं कि वो लोग होते हैं जिन्होंने किराए पे कोई चीज़ ली होती है, उसकी जो प्रॉफिट होता है, जो प्रोडक्शन होती है स्टेट की, और जिस वक्त उस टाइम पर जिसका कब्ज़ा होता है ना, उनको वो चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। वो लोग इसमें आ जाते हैं शामिल। इसमें नेचर एक्सटेंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दोज पर्सन एंड द कंडीशन लायबिलिटीज अटैचिंग देयर फॉर। जिसमें उनकी कंडीशंस आ जाती हैं, लायबिलिटीज़ आ जाती हैं, जिसमें रेंट आ जाता है, लैंड रेवेन्यू आ जाता है, रेट्स आ जाते हैं, सेल्स आ जाते हैं, और दूसरी पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। वो जो होते हैं पर्सन जो होते हैं गवर्नमेंट को देते हैं या गवर्नमेंट पर्सन को देते हैं, आपस में लेन देन चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद है बी, ए स्टेटमेंट ऑफ कस्टम रिस्पेक्टिंग राइट्स एंड लायबिलिटीज इन स्टेट। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। एक हर ज़मीन का जो खिता है ना, उसके अलग राइट्स होते हैं, उनके अलग कैटेगरीज होते हैं, उनके अलग खूबियाँ होती हैं। हर एक की हर ज़मीन की ऊपर जो टैक्स होते हैं, सेल्स होते हैं, रेंट्स होते हैं, रेवेन्यूज़ होते हैं, डिफरेंट होते हैं बाकी ज़मीन से। हर ज़मीन की अपनी एक खसूसियात होती है, ठीक है। उसके बाद ए मैप ऑफ स्टेट, हर स्टेट का अपना मैप होता है। सच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब। वो कहते हैं कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कि हमें ये चीज़ें चाहिए, जैसे स्टाम्प पेपर चाहिए, लैंडमार्क्स भी चाहिए, या फिर इस तरह के रिलेटेड कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो, हमें लैंडमार्क के तौर पर या फिर उस खसरे के नंबर के तौर पर किसी भी चीज़ के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। मेकिंग ऑफ स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। अब इसमें ना रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो होते हैं, हमने इसकी रिवीजन भी कर सकते हैं, स्पेशल रिवीजन। ये कौन ऑर्डर दे सकता है? हुकूमत। हुकूमत क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कहते हैं कि हमने उस जगह का ना रिकॉर्ड्स हमने करना है, लेकिन वो बहुत पुराना हो गया है, या फिर किसी वजह से वो उसके रिकॉर्ड्स जो हैं उसकी ना कोई ख़ास चीज़ नहीं रही, या फिर उनके मिसिंग हो गए हैं, या फिर किसी वजह से ना कोई इशू बन जाता है, या फिर वहाँ पे कोई जगह चेंज हो जाती है। जैसे कि पहले वो एक जगह थी, वो आबादी थी, बाद में क्या काश्त होने लग गए। पहले काश्तकारी थी, अब फिर क्या होंगे, आबादी बन गई। इस तरह चीज़ें चेंज होते रहते, तो इनके भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी चेंज होते रहते हैं।
इसमें कहते हैं कि स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर किसी वजह से कोई स्टेट किसी वजह से ख़त्म हो जाए, और डेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फॉर स्टेट रिक्वायर्स स्पेशल रिवीजन, तो उस जगह पे एक स्पेशल रिवीजन दोहराई की जाएगी, उसको दोबारा से देखा जाएगा, उसको दोबारा उसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा। द बोर्ड ऑफ रेवन्यू मे नोटिफाइड डायरेक्ट दैट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बी मेड और दैट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बी स्पेशली रिवाइज्ड एज दिस केस में बी। अगर इसमें अगर थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है वो उस वक्त के मुताबिक किए जाएँ, वो वाली आ जाएंगे, और उसके बाद वो कहेंगे कि इसमें जो इसका जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है वो दोबारा से बनाया जाए। ठीक है, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मेड स्पेशली रिवाइज फॉर ऑल ऑफ स्टेट में इन एनी लोकल, ये जो होती है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ये एक स्पेशल स्टेट की भी हो सकती है, किसी एक स्टेट की भी हो सकती है, या फिर किसी एक ख़ास एरिया या लोकल एरिया कहीं भी ये नोटिफिकेशन के जरिए हुकूमत जो चाहती है उसका नोटिफिकेशन देती है, कहती है उस स्टेट का या फलान जगह पे जाके ना उसका क्या कर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या उसको रिवाइज करें। ठीक है, अब वो कहते हैं इसका नंबर जो क्लास 3 है उसमें जो लास्ट लाइन में कहते हैं कि बट शैल नॉट इफेक्ट एनी प्रजम्पशंस इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट विच हैज़ ऑलरेडी अराइजन फ्रॉम एनी प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। अगर किसी वजह से कोई मसला है लेकिन पहले ने कोई हल कर को लिया, दोबारा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स करते हैं, वो इशू दोबारा आ रहा है तो उसको रिजॉल्व कर पहले के मुताबिक किया जाए, उसको दोबारा से कोई इशू नहीं किया जा सकता। अब है पीरियोडिकल रिकॉर्ड। पीरियोडिकल वो होता है कि जिसमें एक चीज़ एक क्लास हो, पीरियड्स हो, जैसे कि हमारे एक क्लास होती है, फिर दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास पर ऊपर, जैसे कि होंगे 1 क्लास 2 क्लास 3 4 5 6, इस तरह से नंबर्स आते हैं ना, इस तरह से पीरियोडिकली होते हैं। पहले ग्रैंड पेरेंट होते हैं, फिर पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद फिर आगे औलाद आ जाते हैं, औलाद के बाद फिर आगे औलाद होती है, इस तरह से नस्ल चलती रहती हैं और पीरियोडिकली रिकॉर्ड्स भी बनता जाता है। ठीक है, इसमें जो कलेक्टर होता है शेल काज टू प्रिपेयर बाय द पटवारी फॉर ईच स्टेट पीरियोडिकली बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मेड डायरेक्ट एन एडिशन ऑफ एनी रिकॉर्ड्स। इसमें यह है कि ना जो कलेक्टर होता है वो पटवारी से कहता है कि हमें उस चीज़ क्या ना पीरियोडिकली या उसका रिकॉर्ड हमें चाहिए, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स चाहिए। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ चाहिए, वो तो क्या कहेगा उसको बट अब ये सवाल पैदा होता है कलेक्टर का कौन कहेगा, कलेक्टर को कहेगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, वो कहेगा मैं फला चीज़ का ना रिकॉर्ड चाहिए, तो वो आगे किसको कहेगा, कलेक्टर किसको कहेगा, पटवारी को कहेगा। पटवारी क्या करेगा, फिर किसी भी स्टेट के पीरियोडिकली रिकॉर्ड्स बनाएगा या फिर लाएगा। और इस तरह का जो रिकॉर्ड होता है इसको पीरियोडिक रिकॉर्ड कहते हैं, किसी भी स्टेट का पीरियोडिक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें सेक्शन 1A ऑफ सब सेक्शन ए ऑफ इलेक्शन एक्ट 39 एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ें वही आ जाती हैं। इसमें किसी भी रिकॉर्ड्स स्टेट का रिकॉर्ड बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं ये पीछे हम 39 आर्टिकल में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, पर्सन होना चाहिए, ठीक है, कोई भी होना चाहिए जो उस पर ऑक्यूपाई होता है उस टाइम उसका वो चाहिए होता है। उसके बाद उन कंडीशंस होती हैं, लाइबिलिटी होते हैं, उसमें रेंट्स लैंड रेवेन्यूज, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो बी में है वो है कि इसके राइट्स चाहिए, लाइबिलिटीज़ होती हैं, नंबर 3 पे मैप्स होते हैं, नंबर 4 पे डॉक्यूमेंट्स हो सकता है कोई भी जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देता है। ठीक है, अब कहते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड द कलेक्टर शैल काज टू मेंटेन बाय द पटवारी ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन इन द प्रिस्क्राइब फ्राम अदर प्रिस्क्राइब रजिस्टर इफ एनी। वो कहते हैं इसमें जो पटवारी होता है उसको जब कलेक्टर कहता है पटवारी से कि मुझे इस चीज़ का रिकॉर्ड चाहिए, तो वो जाके उस स्टेट का रजिस्टर निकालता है, उसमें से कोई तब्दीलियाँ वगैरह करना है तो वो कर लेता है, नहीं तो फिर जैसे पीछे वाले जो पहले वाले उसकी रजिस्ट्री होती है ना उससे वो मैच करता है, उसमें मज़ीद फर्दर चेंजेस करता है। ठीक है, अब इसमें 41A आर्टिकल कहता है प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड। अब कहते हैं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शेल कास्ट प्रिपेयर्ड इन कंप्यूटराइज्ड फॉर्म। अब पहले जो था रजिस्टर वगैरह बनते थे, लेकिन आपको क्या है 41A के तहत अब जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं ना वो क्या हो जाएंगे, कंप्यूटराइज हो जाएंगे, डिजिटल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जो लेटेस्ट मजीद एडिशन होती है पीरियोडिकल रिकॉर्ड में जो चीज़ चेंज होती जाएंगी, लेटेस्ट एडिशन होती जाएंगी, इसमें मजीद ऐड होता जाता है। अगर इस तरह का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो फिर क्या उसका इस स्टेट का फिर क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाया जाएगा। और ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होता है ना एक नोटिफिकेशन भेजता है जिसके मुताबिक वो कह सकते हैं कि इस लैंड का जो राइट्स रिकॉर्ड है उसके जो डाटा है उसमें जो कंप्यूटराइज एडिशन किया गया वो इस दिन से ऑपरेशनल होगा। मतलब वो एक ख़ास लिमिट सेट कर देते हैं, सपोज कर देते हैं कि इसका अगर पिछली 10 नस्लों से कहते 2010 से लेकर अब तक के जितने भी इस ख़ास स्टेट सपोज करो कि मौज़ा इबलानी लगा लेते हैं, एक मौज़ा इबलानी है, वो कहते हैं कि मौज़ा इबलानी के पिछले 10 साल से का डाटा हमें चाहिए। वो क्या देता है, वो कहता है वो क्या रजिस्टर देखेगा, अगर रजिस्टर में कोई चीज़ें हैं
वो देखेगा ये चीज़ जो रजिस्टर में बता रही है कि वो फिज़िकली नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, उसका डाटा को दोबारा से वो पटवारी से कहेगा कलेक्टर की इस चीज़ का जाके रिकॉर्ड्स बनाओ। रिकॉर्ड्स बना के वो क्या करेगा, अब नया बना रहा है ना रिकॉर्ड्स, वो क्या करेगा, कंप्यूटराइज कर देगा। जो पहले से मौजूद हो 2010 से आगे वाला डाटा वो सारा कंप्यूटराइज कर देगा। ठीक है, ये एक सारा प्रोसीजर को फॉलो करेगा। उसमें मजीद जो चेंजेस करेंगे वो भी कर देगा, उसमें लैंडमार्क्स वगैरह रखने वो भी रख देगा, जो स्कूल आता है वो भी बता देगा, जो नया चल रही है तो वो भी बता देगा। इसमें जितनी भी A to Z चीज़ें आती है ना वो सारी बता देगा। ठीक है, अब आता है प्रोसीजर फॉर मेकिंग रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स बनाने का प्रोसीजर क्या है कंप्यूटर। पहले ये 39 आर्टिकल में हमने ये पढ़ा कि लैंड ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, रिकॉर्ड्स के अंदर उनके फिर रिवीजन भी करा सकते हैं, फिर पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। पीरियोडिकल रिपोर्ट जो किस तरीके से बनाए जाते हैं, या तो फिर कंप्यूटराइज बनाते हैं या फिर रजिस्टर के जरिए बनाते हैं। लेकिन आजकल जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम चल रहा है तो इस वजह से वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी रह जाती हैं। ठीक है, अब 41B भी है, देखो अब प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड। अब बी है कि फॉर कंप्यूटराइज पीरियोडिकल रिकॉर्ड। पहले तो था कंप्यूटराइज, जो भी डाटा है उसको कंप्यूटर में ऐड कर दिया। ठीक है, अब पीरियोडिकल रिकॉर्ड मतलब ये है कि उसको उसका जो है नंबर वाइज उसका जैसे तरीके से एक इनहेरिटेंस चल रहा है ना उसी के मुताबिक वो क्या करे, उसको डिवाइड करे, उसी तरह से उसको सेट करे। ठीक है, अब है प्रोसीजर फॉर मेकिंग रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स बनाने के लिए जो प्रोसीजर होते हैं वो देखते हैं। मेकिंग ऑफ दैट पार्ट ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड विच रिलेट्स टू लैंड ओनर्स। अब कहते हैं कि सबसे पहले वो बनाए जाएंगे जो लैंड ओनर्स के रिलेटेड पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स होंगे, जो पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स का हिस्सा होंगे। इसमें देखिए एक चीज़ तो कुछ चीज़ें जो गौर तलब में आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा कि ना एक बंदे कहते हैं कि सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर ए पर्सन एक्वायरिंग बाय इनहेरिटेंस, परचेज, मोर्टगेज, गिफ्ट और अदरवाइज एनी राइट इन एस्टेट एज ए लैंड ओनर and a tenant for a fixed term exceeding 1 year shall within 3 months from the date of such equation report his equation of right to the पटवारी of states who shall। अब आगे ये बता रहे हैं। अब इसमें ये बात है कि एक बंदा है जो क्या करता है, उसको विरासत में ज़मीन मिलती है या ख़रीदता है, उसकी तोहफ़ा मिलता है या उसे किसी भी तरीके से अगर वो ये किसी भी तरीके मतलब इलीगल मत समझिएगा, इसमें लीगल तरीके बता रही हूँ। वो जो ज़मीन का जो मालिक होगा ना वो क्या होगा, लैंड ओनर होगा। ठीक है, या फिर वो टेनेंट्स के मतलब होते हैं वो किराएदार होते हैं जिनको एक ज़मीन दी जाती है, उसके हवाले की जाती है। वो उनसे कहा जाता है कि आपने एक साल एक्सीडिंग करते 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा अपनी ज़मीन को काश्त करनी है या अपने हिस्से में रखनी है। उसके बदले में क्या होना है, आपके पास ये आपके कब्ज़े में, उसके बदले में मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, अब इसमें वो क्या करेगा, तो वो अपनी वो जो इनके अंदर जो लैंड ओनर और टेनेंट के दरमियान में जो एग्रीमेंट होता है ना, वो एग्रीमेंट जाके वो कह सकते होती है अगर 1 साल के ज़्यादा है ना, अगर फिक्स टर्म एक्सीडिंग 1 अगर 1 साल से बढ़ रही है तो वो क्या 3 महीने के अंदर जाके इक्वेशंस के पास जाएगा और उनको रिपोर्ट करेगा। और रिपोर्ट क्या करेगा, इक्वेशन ऑफ राइट टू द पटवारी, वो पटवारी को बताएगा कि हु शैल रिकॉर्ड सच रिपोर्ट्स इन रोज़ नामचा टू बी मेंटेन इन प्रिस्क्राइब मैनर, ताकि वो पटवारी जो आके ना फिर उस जगह के जो पटवारी है ना वो जाकर रिकॉर्ड करके बताएगा कि रोज़ नामचम जारी रखेगा कि इस ज़मीन का जिस टाइम जो टेम्परेरी जो टेनेंट है ना वो ये फला बंदा है। उसके बाद एक फर्निश जो एक रिपोर्ट बनेगी ना वो क्या करेगी, रिकॉर्डेड फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बात हो रही है। अब उसने जाके वो बता दिया है कि आप इस बंदे जैसे सपोज करो कि इब्राहिम है, एक बंदा है इब्राहिम है, वो कहता है कि ना जाके ना हुसैन को कि ये मेरी ना ये ज़मीन है, आप इसको काश्त करो, इसके बदले में मुझे इतनी अमाउंट चाहिए और इस टाइम ये तुम्हारा कब्ज़ा है, इस टाइम तक मैं इसको मुझे कोई सरोकार नहीं है। तो वो क्या करेगा, हुसैन जो है जाके ना वो जाएगा पटवारी के पास जाएगा, उससे बताएगा कि मैंने ये ज़मीन इक्वेशन पे ले लिया है, तो मुझे इस चीज़ के इसके एक ताज़ा कॉपी बना और मुझे ना मुझे इसका फॉर्म दो। तो वो क्या करेगा, पटवारी क्या करेगा, सबसे पहले एक रोज़ नामचा जो होता है ना उसी में उसकी डिटेल ऐड करेगा, फिर एक फर्निश कॉपी निकालेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, तो उस पर जो रिपोर्ट बनी होगी वो देगा, उस बंदे को देगा। ठीक है, और जो बंदा इट्स रेसिपेंट और इसका एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएगा और उस बंदे को देगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और सेंड ए कॉपी ऑफ रेसिपेंट विद इन ए वीक, और एक हफ्ते के अंदर उसको ये भेजना बेहद ज़रूरी होगी। ठीक है, अब कहते हैं टू द ऑफिस ऑफ यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन विद इन विच स्टेट इज सिचुएट, और जिस जगह पर वो ज़मीन होगी ना उसकी यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन को वो लेटर या वो जो है
एंट्री जिसे कहते हैं रिपोर्ट वो ज़रूर भेजेगा। ठीक है, और कहते हैं कि इफ़ द पर्सन एक्वायरिंग द राइट्स इज़ ए माइनर or is otherwise unable to report, his guardian or other person having charge of its property shall make the report of टू दी पटवारी। वो कहते हैं कि कोई बंदा है वो या तो फिर छोटा है या फिर किसी वजह की वजह से वो ना रिपोर्ट नहीं कर सकता, अगर लेके ज़मीन एक्वायर कर ले रिपोर्ट नहीं कर सकता, तो उसके जो गार्डियंस होंगे ना उस शख्स को जो या फिर उस ये वो लोग जो उस प्रॉपर्टी को संभाल रहे होते हैं वो जाके फौरी पटवारी को इसके बारे में मालूमात देंगे। ठीक है, नंबर 3 में पटवारी शैल इंटर द रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन एवरी रिपोर्ट मेड टू हिम अंडर सब सेक्शन। उसमें जो कुछ भी मालूमात जो भी उसके अंदर म्यूटेशंस होंगी, कोई भी जो भी तब्दीलियाँ होंगी ना रजिस्टर में ना, पटवारी जो उस रजिस्टर में क्या करेगा उसको एंट्री कर लेगा, उसको लिख लेगा। ठीक है, और उसका रोज़ नामचा में भी उसकी एंट्री कर देगा, और इसके और जो रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन है ना और फॉर रिस्पेक्टिंग द एक्वेशन ऑफ एनी राइट्स अफोर्सेड विच इज ही हैज़ रीज़न टू बिलीव टू हैव टेकन प्लेस ऑफ विच रिपोर्ट शैल हैव। इसमें कहते हैं कि इतना सी बात है जो पटवारी क्या के बताएगा कि मैंने ये ज़मीन ले ली, इसके बदले में क्या करके पहले तो एक रजिस्टर में एक रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में जाके उसकी एंट्री करेगा, फिर रोम्स नामचे में एंट्री करेगा, उसके बाद एक फॉर्म देगा, जो फॉर्म पे उसमें वो उसके सारा काम लिखा होगा, और तो वो उसको बंदे को देगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है, और वही उस पर जो वो जो पटवारी होगा ना वही उसी की एक रिपोर्ट बनाएगा और पीछे जाके एक डिपार्टमेंट को भी जो हेड होता है उसको भी दे के आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं यूनियन नाजिम ऑफ द यूनियन नाजिम। अब यूनियन नाजिम इन विच स्टेट इज सिचुएटेड, जिस जगह पे स्टेट मौजूद होती है ना उस यूनियन का ना एक यूनियन नाजिम होता है। ठीक है, रजिस्टर्ड पोर्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू टू रेवन्यू ऑफिसर शैल देयर हो कैश। अब इसमें यह है कि जो लैंड रेवन्यू होता है ना वो साफ ज़ाहिर जो ज़मीन काश्त कर रहा होता है ना उसी से लेता है ना, तो ये जो लैंड ओनर है वो तो नहीं सकता। हाँ, अगर शर्त ये है कि अगर लैंड ओनर अपनी ज़मीन खुद काश्त कर रहा है तो वो टैक्स अदा करेगा, रेवन्यू भी देगा, लेकिन जो टेनेंट है अगर वो उसके कब्ज़े में ज़मीन है तो फिर वो देगा। ठीक है, वो फिर लैंड ओनर नहीं दे सकता। अब कहते हैं पार्ट नंबर 6 है रेवेन्यू ऑफिसर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम इंक्वायर इनटू करेक्टनेस ऑफ ऑल एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन इन ऑल ऑफ सच इक्वेशन एज अ फोर्स कमिंग टू हिज नॉलेज ऑफ विच अंडर द फॉरगोइंग subsection report should have been made to Patwari entries made in the register and shall in each case such order he as he thinks fit with respect to any entry in periodical record of rights। इसमें वो एक ही चीज़ है, उसके पास 3-4 तरीकों से बता दिए। अब रेवेन्यू ऑफिसर के वक्त से हर चीज़ को देखता रहेगा। पहले पटवारी था ना, पटवारी के ऊपर कौन सा आता है, रेवेन्यू ऑफिसर आता है। पटवारी ने हर चीज़ को देख लिया ना, अब उसने लिख लिया, जितनी भी चेंजेस करनी थी कर ली। अब वो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, उसका रजिस्टर चेक करेगा, इसका रोज टाइम चेक करेगा, इसमें पटवारी ने इसमें तब्दीलियाँ की हैं कि नहीं, इसमें जो मालूमात मुझे मिल रही हैं आया कि वो ठीक है, इसकी तस्दीक करेगा। ठीक है, इसी तरह से जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा ना इसके अंदर आप ऑर्डर्स भी दे सकते हैं, कह भी सकते हैं कि इस चीज़ की जो आपने रिकॉर्ड्स ऑफ राइट रखे हैं ना वो मुझे बताएं कि ये ठीक है या नहीं है। अगर वो ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं हो सकते तो फिर वो उसको वो कह भी सकता है कि इसको दोबारा से रिवाइज़ करें। अगर वो कहते हैं पॉइंट नंबर 7 में एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ inheritance where the question of the rights is registered dead or by under an order decree or a court, revenue officer shall make the order under subsection in the presence of person whose right has been acquired after such person has been identified by two respectable person, preferably from Lambardar or member of Zilla Council, Tehsil Council or Town Council, concerned with signatures and thumb impression shall be obtained by the revenue officer on the register of mutation। इसमें यह है कि अगर खुदा न खासा किसी के घर में डेथ हो जाती है, किसी के जिसके अंदर विरासत के अलावा जो एक ज़मीन होती है ना उस किसी बंदे के कब्ज़े में होती है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि एक लंबरदार होगा या फिर ज़िला कौंसल, तहसील कौंसल या फिर ये जो टाउन कौंसल होते हैं ना उसमें से 2 लोग आएंगे, उस पर सिग्नेचर करेंगे, अपने थंब लगाएंगे, बताएंगे कि रेवेन्यू ऑफिसर को कि फ़लाँ बंदा जो है ना उस कब्ज़े में ज़मीन थी लेकिन उसके बंदे की डेथ हो चुकी है तो इस वजह से उसका रेवेन्यू नहीं आ सकता। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 8 है कैन इंक्वायरी ऑफ एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन ऑफ 6। देखें आर्टिकल 6 को बार बार रिपीट किया जा रहा है। आर्टिकल 6 आपको समझ आया कि नहीं आया, पहले आप ये बताएं।
मैंने आपको पहले ही बताया था, रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है ना, वक्त का टाइम के साथ साथ हर एक एंट्री को चेक करता है। यहाँ रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन को भी चेक करता है, और इक्वेशन जिसमें इक्वेशंस लिखी जाती हैं उसको भी, और रोज नाम से उसको भी चेक करता है, और पटवारी जो रिपोर्ट्स उसमें लिखता है उसको भी चेक करता है। ठीक है, टाइम के साथ साथ चेक करता रहता है। वो कहता है कि यार ये जो काम हो रहा है पीरियडिकली हो रहा है या नहीं हो रहा, ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई गलती वगैरह होती है तो वो फिर वो पटवारी को कहता है कि इसको ठीक करो। ठीक है, अब इंक्वायरी, अब इसमें जो होती है ना, इसमें ना अगर एक पर्सन जो है वो क्या असेंबली में या स्टेट में जो होता है ना, जिसमें कोई म्यूटेशन या कोई तब्दीली होती है ना, उसमें इंक्वायरी भी लग सकती है, उसके रिलेटेड इंक्वायरी भी हो सकती है। ठीक है, कहते हैं कि अगर जब रेवेन्यू ऑफिसर एक किस चीज़ का हुक्म देता है ना, वो कहता है कि इस चीज़ राइट्स ऑफ रिकॉर्ड इसका रखा जाए, तो लेकिन वो पीरियडिकली रखा जाए, उसके बाद जिसमें उसकी मुकम्मल राइट्स मौजूद हों, जिसमें उसका मुकम्मल चार्ट मौजूद हो, हर चीज़ उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, उसमें उसकी इक्वेशन का भी बताया जाए। ठीक है, उसको इसी तरीके से हर चीज़ उसका डाटा मुकम्मल बताया जाए रेवेन्यू ऑफिसर को। ठीक है, और कहते हैं 3 मंथ के अंदर अंदर वो कहते हैं कि अब वो पटवारी को कहता है कि वो कलेक्टर जो होता है वो पटवारी को कहते हैं कि 3 मंथ के अंदर अंदर हर एक ज़मीन का हिस्सा, हर एक रेवेन्यू ऑफिसर भी वही कहता है, और जो होता है ना कलेक्टर, वो भी किसको कहता है, पटवारी को कहता है कि अपनी जो रोज़नामे में जो एंट्रीज़ की हैं और जो म्यूटेशन, रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में जो एंट्रीज़ की हैं ना, वो वक्त के साथ साथ जो तब्दील होती रहती है, उसका मज़ीद उसका डाटा बनता है, रिपोर्ट बनती रहती है ना, तो वो उसको जाके उसके ऊपर रेवेन्यूज़ भी बनता है। उसमें किसी किस्म का डिले वो क्लियर नहीं कर सकते। इसको मिनिमम जो डिले दे सकते हैं ना, वो 3 मंथ मतलब 90 डेज तक हो सकता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं पॉइंट नंबर 11। अगर किसी वजह से कोई इस रेवेन्यू जो ऑफिसर होता है ना, वो कहता है कि ये जो चीज़ है वो भेजता है, वो बताता है कि ना ये जो हमने काम किया है ना, ये बिल्कुल ठीक है, वो क्या करेगा, इसको प्रेफर कर देगा कहाँ पे, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। उस यहाँ जिस ज़मीन की बात हो रही है ना, उसी ज़मीन को उसी की यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ होगी, चाहे वो ज़िले का यूनियन होगा, वो यूनियन तहसील का होगा, या फिर टाउन का होगा। अब 42A कहता है रिपोर्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ राइट्स। रिपोर्ट्स, इक्वेशन की जो रिपोर्ट्स होती है वो कैसे, पीछे हमने पढ़ी है, मेकिंग दैट पीरियडिकल रिकॉर्ड विद रिलेटेड टू लैंड ओनर्स। अब पहले थी लैंड ओनर्स की बात हो रही है। ठीक है, इसमें टेनर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अगर रिपोर्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ राइट, इक्वेशंस ऑफ राइट, इसमें कहते हैं कि अगर एक डेट दी गई है, ठीक है, 41A में 41 बताया गया कि एक पर्सन जो है ना, उस एक ज़मीन को जो है उस या तो विरासत में ले सकता है, या फिर परचेज कर सकता है, मोटरेट कर सकता है, गिफ्ट या अदरवाइज एज ए कोई भी मसला हो सकता है, इसमें लैंड ओनर बन सकता है या फिर टेनेंट बन सकता है, जिसमें एक्सीडिंग 1 ईयर 1 साल के लिए हो सकता है। और ये 3 मंथ के अंदर अंदर उसने हर चीज़ की रिपोर्ट देनी होती है, जिसने अगराजी रिकॉर्ड पे इसका सेंटर में इसका एक रिपोर्ट बनानी होती है। ठीक है, उसमें ना वो बताता है, उसको पीरियडिकली रिकॉर्ड बनाता है, जिसमें वो बताता है कि उसके गार्डियन कौन होते हैं, उसको ज़मीन को कौन संभाला होता है, उसका हर राजी रिकॉर्ड के अंदर बता देता है, हर चीज़ बता देता है। ठीक है, उसके बाद ये कि राजी रिकॉर्ड के अंदर ये भी चीज़ें शामिल होती हैं कि अगर इस बंदे को, अगर पहले वो बंदा एक और बंदा संभाल रहा था, फिर ये बंदा संभाल रहा है, तो वही बताना है कि किस एक्ट के तहत वो कह रहे, कहते हैं लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी 2017 एक्ट है। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एक्ट 2017 का एक्ट है। ठीक है, इसमें वही है, इसमें जो पीछे हमने पढ़ी है ना प्रिपरेशन वाला, मेकिंग वाला, जो मेकिंग का प्रोसीजर है ना, इतना लंबा प्रोसीजर है ना, इसको जो निचोड़ है ना, ये 3-4 चीज़ें जो हमने समझने वाली हैं। पहले में क्या होगा, या तो फिर इनहेरिटेंस मिलेगी, परचेज, मोटरेज, गिफ्ट, अदरवाइज किसी भी तरीके से कोई लैंडर होता है या फिर टेनेंट होता है जिसने इन्होंने ज़मीन हासिल की होती है 1 साल से ज़्यादा, उसके पास ये टाइम होता है 3 मंथ के अंदर अंदर जाके वो इक्वेशन क्या करे, एक इक्वेशन फॉर्म हासिल करे, और उसको जाके मज़ीद रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल जो है उसको जाके उसमें रिपोर्ट जमा करवाए, और जो पटवारी होते हैं ना, उसके फिर रिपोर्ट लेके जाके एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाके अपडेट करवाता है, जहाँ पे वो एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड सेंटर का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, और फिर ये भी पूछा है कि हम देखें अगर किसी वजह से कोई एक बंदा जो माइनर होता है या फिर किसी अनेबल होता है, वो अपनी रिपोर्ट नहीं कर सकता, तो उसके जो गार्डियन होते हैं और या फिर उस प्रॉपर्टी को संभाल रहे होते हैं ना, इसके अंदर भी एक जो रिकॉर्ड्स वगैरह बनाते हैं, जो राइट्स उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, वो भी राज्य रिकॉर्ड सेंटर में क्या होती है, सबमिट हो जाती है। और ये किस एक्ट के तहत होती है, लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी 2017 के अंदर के तहत होती है। ठीक है,
पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो होती है ना 2017 में, इसके हर चीज़ उसके अंदर रूल्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होती है जिसको फॉलो करना होता है। बस इसमें रिपोर्ट्स बन गई। अब कहते हैं कि अगर पहले थी हमने देखी है, पहले हमने लैंड ओनर्स की, अब लैंड ओनर्स के बाद किसकी बात आती है? पीपल्स की। अब वो लोग जिनकी ज़मीनें नहीं हैं तो तब वो क्या करें? द क्वेश्चन। अब इसमें दूसरी जो बात है ना वो ये मेकिंग ऑफ दैट पार्ट ऑफ पीरियडिकल रिकॉर्ड विद रिलेट्स टू अदर पर्सनस। पहले हमने लैंड ओनर्स की बात की, अभी आम सिंपल लोगों की बात कर रहे हैं जो दूसरे लोग होते हैं, लैंड ओनर्स नहीं होते। वो कहते हैं क्वेश्चन ऑफ द एनी इंटरेस्ट इन लैंड अदर देन राइट रेफर टू सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 42। पीछे जो लेक्चर हमने देखा है ना उसके अंदर मजीद हम चीज़ें देख ली हैं। कहते हैं कि इफ़ इट इज़ अनडिस्प्यूटेड, अगर इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है ना, फिर रिकॉर्डेड बाय पटवारी, जिसने पटवारी ने रिक्वायर जिस तरीके से वो बताया है ना फिर वैसे ही रहेगी। ठीक है, अगर ये डिस्प्यूटेड है, ठीक है, रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में, और वो डील विद द मैनर ऑफ प्रोवाइडेड विद सेक्शन 6 to 11 ऑफ दैट एक्ट। ठीक है, वो क्या करेगा, या तो फिर वो उसमें अनडिस्प्यूटेड है वो, ठीक है, वो टीनेट के तौर पे काम करेगा। अगर वो डिस्प्यूटेड है तब वो क्या करेगा, वो कहते हैं कि सब सेक्शन 6 से लेकर जो 11 तक जो बनते हैं ना, अगर के ज़मीन के जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, ये देखिए 6 से लेकर 11 तक ये वाला, या तो फिर इनहेरिटेंस होगा, इक्वेशन होगा, रेवेन्यू ऑफिसर उसमें काम करेगा। रेवेन्यू ऑफिसर क्या होगा, लंबरदार होगा। अगर डेथ हो जाती है तो फिर ये चीज़ लागू होती है। ठीक है, उसके अगर म्यूटेशन है तो उसके रिलेटेड चीज़ बताया जाएगा। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर जो है इसमें कोई मिस्टेक वगैरह हो गया उसको ठीक करेगा, उसको उनके मामला जाकर सेंडल करेगा। उसके बाद 3 मंथ के अंदर अंदर उसको एक रिपोर्ट जमा करवानी होती है। उसके बाद ये रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है ना अपने फिर प्रेस्क्राइब मैनर्स में क्या करता है, वो या तो फिर रोकता है या वो भेजता है या फिर वो उसको ख़त्म कर देता है, वो काम पे भेजता है, वो मज़ीद इस चीज़ को रेफर कर देता है यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन में उसको रिजॉल्व करके। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं राजी रिकॉर्ड में हर चीज़ रिकॉर्ड हो, कंप्यूटराइज्ड हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए। ठीक है, अब डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट्स आगे आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट्स। अब देखिए पीपल के, अब देखिए अदर पर्सन में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक है अनडिस्प्यूटेड और एक है डिस्प्यूटेड। अगर लड़ाई जो इसमें कहते हैं कि इसमें हर तरह का रिकॉर्ड मौजूद होगा। पटवारी क्या करेगा, अपनी बुक में हर चीज़ बताएगा, लिखेगा, और ये भी मेंशन करेगा ये चीज़ डिस्प्यूटेड है और ये जगह अनडिस्प्यूटेड है। जो डिस्प्यूटेड होगी ना उसमें सब सेक्शन 6 से लेकर 11 तक जो बनते हैं 42 आर्टिकल का, उसमें ये सारी चीज़ें क्या आएंगी उस पर लागू हो जाएगी। उसमें क्या चीज़ आ जाती थी, उसमें हमने पहले भी बता चुके हैं, दोबारा फिर आपको रिवीजन दे देती हूँ। इसमें या तो वो बंदा क्या हो, उसका फौत हो गया हो, या फिर अनएबल हो, या फिर वो उसमें क्या हो, तब भी वो मामला इस तरह हल हो सकता है। या फिर लैंड रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा ना वो आके करेगा, उसमें क्या आएगा, या फिर वो क्या कहेगा कि ना इसको रिकॉर्ड्स को दोबारा से बताया जाए, इसको पीरियडिकली इसमें देखा जाए बेसिकली ये किसकी ज़मीन है, इस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, अब डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट्स का डिटर्मिनेशन कर दीजिए। ठीक है, अब अगर किस जगह पर आ गया डिस्प्यूट आ गया तब क्या करें, वो कहते हैं कि अगर डिस्प्यूट आ गया है तो तब क्या करें। If during the making, revision and preparation of any record in the course of any required inquiry under the chapter a dispute arises as to any matter of which any entry is to be made in the record of a register of mutation, a revenue officer may of his own motion or on the application of any party interested but subject to the provisions of section 45 and after such inquiry as he thinks fit determine the entry to be made as to that matter and record is the reason thereof। वो कहते हैं कि अगर जिस किसी वजह से झगड़ा हो जाए, चाहे वो रिकॉर्ड्स बनाते हुए उनके रिवाइज करते हुए या किसी भी तरीके से कोई मसला हो जाता है, तो या तो फिर वो क्या कहते हैं, या फिर वो किसी भी चीज़ की इंक्वायरी हो रही होती है तब भी झगड़ा पैदा हो सकता है। तो उस झगड़े को ना ख़त्म, या तो फिर किसी भी कहते हैं कि रजिस्टर ऑफ या तो रिकॉर्ड में भी आ सकता है रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन। मतलब म्यूटेशन वो होता है जिसमें किसी में कोई इसमें गलती की गुंजाइश होती है, वाकई होती है कि वो जगह थी वो किसी और के नाम होगी, किसी और, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एक सिम हम लेते हैं
तो वैसे तो जैसे मैं अपने अब्बू की बात बताती हूँ। मेरे पापा ने ना मोबाइल सिम ली थी, तो ना वो यूज़ करते रहे उन्होंने ना बंद नहीं करवाई, चलाते रहे, लेकिन उनके खुद के नाम पे थी। फिर 5-6 साल गुजर गए। उसके बाद किसी वजह की वजह से ना फिर 2G के बाद 3G आया ना, तो 3G के बाद फिर 4G आ गए, अपडेटेड होते गए। अब्बू ने फिर क्या किया कि मोबाइल सिम अपडेट नहीं की, तो वो वैसे चल रही थी तो ठीक है, बस गुजारा हो रहा था। तो फिर उन्होंने फिर उस किस वजह से वो बंद हो गई। तो जाके फिर दोबारा निकलवाई तो पता चला कि ये तो सिम किसी और के नाम पे है, और वो भी कहीं और किसी के पंजाब में भी नहीं, पेशावर में किसी बंदे के नाम पे थी। तो ये देखें, अब फिर बाबा ने जाके उनको रिप्लेस करवाई, फिर नई नई निकलवाई, वो वहाँ से बंद करवाई। तो ये देखिए, ये थोड़े म्यूटेशन आ सकते हैं ना, किसी के नाम पे थी, जब ज़्यादा देर ना संभाला जाए, फिर उसको बात ना की जाए, तो वो शिफ्टिंग भी हो जाती है। ये बाज़ वक़्त ये मसले हो जाते हैं, इस वजह से भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ठीक है। अगर किसी वजह से जो होता है ना, रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है ना, किसी वजह से उस मसले का हल ना निकाल पा रहा हो, या उन दोनों को, दो पार्टियों को सेटिस्फाई ना कर रहा हो, तो तब वो क्या करेगा? उसके पास ना दो कंडीशन होती हैं। वो क्या करेगा? इफ़ ही इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड एसेट्रेंड, वो कहता है अगर वो फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड अगर उस तरह का या उससे नीचे, उससे ऊपर क्या है, तब वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो दोनों पार्टियों को सुनेगा, उनको कहेगा कि एविडेंस लाओ, एविडेंस लेगा, जो बंदे जो उनके क्लेम्स होते हैं उनके रिलेटेड बताएगा, वो अपना भी एक ओपिनियन बनाएगा। उसके बाद वो वो बंदा जो इस काबिल होगा, जो सबूत लाएगा, वो प्रॉपर्टी उसको दे देंगे। ठीक है। उसके बाद उसको कब्जा दे जाएगा, उसके फिर एंट्री भी उसकी कर दी जाएगी, जिसकी वजह से रिकॉर्ड में भी उसका इस नाम आ जाएगा, पीरियोडिकल रिकॉर्ड में भी उसका नाम आ जाएगा, रजिस्टर में भी उसका नाम आ जाएगा। अगर वो ना असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड से नीचे है, तब वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? अपने इसी केस को ऊपर रेफ़र करेगा, किसके पास? असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड को। वो असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड को रेफ़र करेगा। ठीक है। तो फिर अगर वो कहता है, अब तीसरी कंडीशन ये है कि अगर दोनों में अगर मसले पैदा हो जाते हैं, दोनों किसी वजह से मामला हल नहीं कर पाते, तब वो क्या करेंगे? तब वो है कि उनकी जो कोर्ट होगी वो इनका फैसला करेगी, एनी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। ठीक है। वो किसी भी अदालत में जाके अपना फैसला ले सकते हैं। अगर रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेरिएशन ऑफ एंट्रीज इन रिकॉर्ड्स, ये देखिए अभी वही आ जाती है। इसमें होता है पीरियोडिकली हर चीज़ रिकॉर्ड की जाती है, इसमें हर तरतीब से हर चीज़ बताई जाती है, इसमें डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड भी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है। कहते हैं कि जो अनडिस्प्यूटेड होती हैं ना, वो तो फिर जैसी होती है फिर वैसे आगे ट्रांसफ़र होती रहती है, उनमें कोई ख़ास इतनी ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। उनके जो फैक्ट के प्रूव्ड होते हैं, इसमें ना कोई ख़ास चीज़ ज़रूरत नहीं होती। कहते हैं कि इस तरह की जो एंट्रीज़ होती है ना, ये सारी पार्टियों की वजह से मुख्तलिफ इसमें होती हैं, उसमें इनके रजिस्टर्ड होती हैं, उनके फिर डिग्री होते हैं, उनके पार्टीज़ के नाम वगैरह हर चीज़ मेंशन होते हैं उसके अंदर। हाँ, अगर कहीं अगर कोई ज़रूरत हो गई, कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, तो ऐसा ज़मीन के रिलेटेड अगर कोई जगह है, तो वहाँ पे उसके देखिए पॉइंट 1 में कोई फैक्ट लगाया जाएगा, कोई प्रूफ लगाया जाएगा, और बी में ये बताया गया है कि उसके नीचे बताया जाएगा उस जो पार्टी उस जगह का मालिक होगी, वो बताएगी कि ना मेरी जो ज़मीन है ना, उसके साथ साथ ये चीज़ बनती है, या फिर कोई एक बाग है, या फिर घर है, या कोई चीज़ भी है। अब उसमें जो सी है, उसमें कहेंगे इसमें मेरे घर की ज़मीन है ना, उसके नज़दीक क्या है, उसका मैप बताएंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी। ठीक है। अब म्यूटेशन फ़ीस तो हम पिछले म्यूटेशन में होती है, इसमें गलती का इम्कान भी होता है। ठीक है। वो कहता है कि रिकॉर्ड की एंट्री के लिए क्या होता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होता है ना, हर उसके स्केल्स वाइज जो होता है ना, फ़ीस मुकर्रर करता है। वो कहता है कि ना हर फीस की ना, हर एंट्री के लिए उसके अंदर ये फ़ीस होती है, उसको फिर रजिस्टर करना होता है ना, तो उसकी फिर कॉपीज़ भी बनती हैं, उसको फिर आगे दी जाती हैं। ठीक है। अब वो कहते हैं कि ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में फिक्स द स्केल ऑफ फीस फॉर एनी एंट्री इन एनी रिकॉर्ड और रजिस्टर अंडर द चैप्टर एंड आल्सो फॉर प्रोविजन ऑफ ए कॉपी ऑफ सच एंट्रीज। अगर जिस तरह म्यूटेशन हो जाता है, वैसे उनके रिकॉर्ड में एक चीज़ ठीक आ गई है, उन्होंने लिख लिया कि उनको लगता है, किसी को लगता है कि अगर ये चीज़ गलत है तो उसका एक ख़ास फ़ीस है जो उसको पे करनी पड़नी है, जिसकी वजह से आगे वो कर सकते हैं।
कहते हैं कि वेयर द स्केल ऑफ म्यूटेशन फीस इज फिक्स्ड एट सर्टेन परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन और वैल्यू ऑफ लैंड। वो कहते हैं कि जो फी म्यूटेशन की जो फ़ी होगी ना, वो ज़मीन पे डिपेंड करती है, वो उसकी ज़मीन किस जगह पे है, उसकी वैल्यू कितनी है। अगर वो कल्टीवेशन वाली है तो वो तब उसकी पैदावार के लिहाज से होगी। अगर वो किसी और जगह पे है, पे कमर्शियल एरिया में है, तो उसकी ज़्यादा जगह पे उसकी ज़्यादा होगी। उसके मुताबिक वो उसकी लैंड की जो वैल्यू के मुताबिक वो क्या होगी, उसकी फ़ीस म्यूटेशन फ़ीस कलेक्ट की जाएगी। ठीक है, इसको कौन नोटिफाई करेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब ज़्यादातर देखिए, ज़्यादा चीज़ वही आ जाते हैं। कलेक्टर जो होता है ना, वो ज़्यादातर काम किससे करवाते हैं? पटवारी से करवाते हैं। और किस चीज़ से करवाते हैं? स्टैम्प एक्ट ना 1899 के तहत। ठीक है, बस आपको बस समझ लेना चाहिए म्यूटेशन की जो फ़ीस होती है, अगर उनकी म्यूटेशन उनको लग रहा है उसकी फ़ीस होती है, ये स्केल वाइज होती है। ठीक है, और ये स्केल वाइज इस तरीके से होती है कि जो ज़मीन पर डिपेंड करती है, ज़मीन किसकी नेचर क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, और ये जो होती है, फीस रिस्पेक्ट ऑफ एनी एंट्री शैल बी पेएबल बाय द पर्सन इन हुज फेवर द एंट्री इज़ मेड। और जिसके फेवर में ये एंट्री हुई होती है ना, उस वो शख्स क्या करता है? वो उसकी फ़ी लेता है। सपोज कर एक बंदा के कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, और जिसके नाम पे ऑलरेडी होती है ना, वो उसके से फ़ीस देगा। हाँ, आप इस चीज़ को साबित करो। अगर नहीं कर सकते तो वो म्यूटेशन आ जाती है, और उसके फ़ीस होगी, वो फ़ीस देगा, उसको फिर एक लैंड रिकॉर्ड चेक करवाएगा, फिर आगे जाके काम मज़ीद आगे उनके मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो देखेंगे। जैसे पीछे पीरियडिकली वो देखे रिकॉर्ड देखे, उसको देखेगा, चेक करेगा, इसमें जो म्यूटेशन होगी वो ठीक करेगा। अब वो कहते हैं एक बंदे ने ना वो अपील कर दी, कहते हैं कि इसमें म्यूटेशन है, उसके बाद वो क्या करेगा? ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड। एक बंदा जिसके पास राइट्स है, इंटरेस्ट है, लाइबिलिटीज़ है, वो कहता है कि मेरी ये चीज़ हो चुकी है, या फिर मेरी है, ये मेरे नाम पे थी, इसका रिकॉर्ड मौजूद है, ये रजिस्टर में इसका नाम है, और ये किसी भी ये जो है ना शैल बी बॉन्ड, ये जो होता है रेवन्यू ऑफिसर जो पटवारी होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ वाकई इसकी थी। और मज़ीद जब वो रिवाइज़ करते हैं, फिर नया रजिस्टर बनाते हैं, तो फिर या फिर फर्निश करते हैं, या फिर उसी के प्रोडक्शन के इंस्पेक्शन करते हैं, उसकी जो मालूमात मिलती है उसमें उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ताकि वो इसकी जो कंपाइलेशन है, जो रिवीजन है ना, उनके ना उसके मुताबिक कर सके, जो हालात हैं उनके मुताबिक कर सकें। ठीक है, अब उसमें जो होता है ना, रेवन्यू ऑफिसर होता है या फिर पटवारी होता है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है फर्निश करने जो इसकी फर्निश्ड इंफॉर्मेशन फर्निश्ड की जाती है ना, या फिर कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाता है ना, वो उसके मुताबिक वो किसके मुताबिक होता है? वो इक्वेशन के मुताबिक होता है। ठीक है, और ये वो इस कहते हैं कि वो एक्नॉलेजमेंट की जाती है, वो फिर वो लिख के बताते हैं कि हाँ, ये जो ज़मीन है, इसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी जो फर्निश है, वो उस बंदे के नाम पे है, उसी को फिर इंडोर्स करनी चाहिए, उसी को भी देना चाहिए। और फिर एक नोट बनाते हैं, नोट बनाने के बाद फिर उसको इंडोर्स करते हैं, इंडोर्स करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को फिर उसके ऊपर एक सिग्नेचर करते हैं, उसमें जहाँ पे उस पर फैक्ट तय होते हैं, उसकी प्रोडक्शन तय होते हैं, उसके बाद उसको जिस दिन उसका उन्होंने क्लियर किया होता है, उस पर उसके डेट लगाते हैं, फिर उसको भेज देते हैं। ठीक है, अब है पेनल्टी। ये देखिए, ये चीज़ थोड़ी सी ना आपको समझने वाली है। ठीक है, अगर एक शख्स है उसका रिकॉर्ड बनाता है, बनवा रहा होता है, ठीक है, उसमें किसी चीज़ की मिस्टेक आ जाती है, ठीक है, हो निगलेक्ट टू मेक विद इन 3 मंथ फ्राम द डेट ऑफ इस क्वेश्चन। अगर जिसने ने एक बंदा है, उसने ज़मीन ले ली है, लेकिन उसने वो काम कर रहा है, लेकिन वो ज़मीन काश्त कर रहा है, या फिर उसने जो भी वो काम कर रहा है वो काम कर रहा है, उसने 3 महीने का उसके पास टाइम था, उसने ना वो ज़मीन को ना रजिस्टर करवाना था, रिकॉर्ड के अंदर इक्वेशन करनी थी, लेकिन वो नहीं करता, उसमें वो ना तो रोज़नामे में नाम लिखवाता है, वो कहीं पे अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तब वो क्या कर सकते हैं? तो तय इस सिलसिले में वो कहते हैं कि फिर वो क्या करेगा? जो रेवन्यू ऑफिसर्स होंगे, जो रिपोर्ट रिक्वायर्ड इसका जो रिकॉर्ड बनता है, वो इसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बनने के बाद जो इनकी फर्निश करनी थी इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्शन के डॉक्यूमेंट बनाना था, तो 47 आर्टिकल के तहत जो बनता है वो शैल बी लायबल, वो इसके ऊपर लायबल होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो कलेक्टर जो होता है ना, इसको मज़ीद देखता है, उसके अंदर मज़ीद कर सकता था, लेकिन वो सारा कुछ जो मामला तो ऊपर जो डेट उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आनी थी, जो नाम आना था, जो इसके अंदर वाकई जो रिकॉर्ड में बात आनी थी, लेकिन वो नहीं आई ना, जिसकी वजह से उस बंदे को पेनल्टी होगी। कितनी पेनल्टी होगी? ये पेनल्टी 500 रुपये होगी। ठीक है, अगर वो बंदा क्या करता है, कहता है कि वो अपने वो जाके जाता है ऑफिस में, जाता है, वो जाके बताता है कि ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कराता है, रजिस्टरिंग किसी भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी से, उसको फिर रिकॉर्ड करवा देता है, उसके बदले में उसको ज़मीन लेता है, फिर एक फॉर्म बनाता है, वो पटवारी के, तो पटवारी क्या करता है? ट्रांजिट रिकॉर्ड सेंटर में जाके सबमिट करवा देता है। इस तरीके से वो काम करता है। ठीक है,
आगे आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 49। ये किस चीज़ में आता है? राइट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रिजम्पशन विद रिस्पेक्ट देयर ऑफ एंड टू अदर मैटर्स। अब इसमें कहते हैं कि ना, ये तो ज़मीन की बात हो गई, लैंड्स की बात होगी, अब आता है माइंस और मिनरल्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर इसमें राइट ऑफ गवर्नमेंट का क्या क्या इसमें असूल है, कि क्या कानून है, इनके कितने हकूक़ हैं, इनके किसमें? माइंस और मिनरल्स में, ठीक है। इसमें मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, पता है क्या? जितने भी इसमें माइंस हैं या फिर मिनरल्स हैं या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ निकल आती है जो आम इंसान की नेचर से बाहर हो या पहुंच से बाहर हो, गवर्नमेंट उसको होल्ड कर लेती है। उसकी किसका राइट होता है? सिर्फ गवर्नमेंट का राइट होता है। चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो माइंस हो, चाहे वो मिनरल्स हो, इसको सिर्फ गवर्नमेंट ही हैंडल करती है, ठीक है। उसकी जो ऑनर होती है वो भी गवर्नमेंट ही होती है। देखिए 50 कहते भी प्रिजम्पशन हैज़ टू ऑनर ऑफ फॉरेस्ट क्वारीज एंड वेस्ट लैंड्स। कहते हैं कि वो ज़मीन जो किसी काम की नहीं है या फिर किसी भी झगड़े की वजह से हो जाते हैं या किसी में जंगलात होती हैं या किसी वजह से जो वो ना जिसको काश्त नहीं कर सकते, जिसको आम बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसका कोई कंप्लेन ना हो, जिसका कोई कब्ज़ा ना हो, जिस पे सहरा हो, जिस पे वेस्ट लैंड हो, जो प्रोडक्शन के काबिल ना हो, जिसमें पहाड़ हो, वो सारी लग इसके अंदर आता है, वो हुकूमत के अंदर आता है। हुकूमत क्या करता है? उसके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाती है, ठीक है। रिकॉर्ड्स ऑफ बनाती है, बनाने के बाद वो क्या करती है? कहते हैं कि लिखा हुआ है कि डेट ऑफ नवंबर 1879 एंड 17 ऑफ जुलाई 1879 इन केस। वो कहते हैं कि मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि जो चीज़ आम इंसान की जो काश्त के काबिल नहीं, आम इंसान के बाहर, जैसे कि मिनरल्स हो गए, ऑयल हो गए, ऐसे जिनका ऑनर कौन होता है? फॉरेस्ट हो गए, चाहे लैंड माइंस हो गए, जो भी चीज़ें आ जाती हैं इसमें जिनको कोई हकदार नहीं बनता, वो हुकूमत संभालती है उसको। हुकूमत उसका रिकॉर्ड बनाती है। हुकूमत उसको अगर उसमें कुछ काम करवाना है तो वो इसमें कर सकते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह बनाना वो बनवा सकती है, ठीक है। उसका रिकॉर्ड भी बनवाती है। उसके बाद उसके ना आगे देखिए प्रिजम्पशंस क्रिएटेड बाय सबसेक्शन 1 रिपोर्टेड बाय शोइंग द फर्म रिकॉर्डर मे बी बाय असेसिंग ऑफिसर एट द टाइम ऑफ असेसमेंट के टाइम जो असेसिंग ऑफिसर होते हैं उसके बारे में रिपोर्ट बनाते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अगर रिपोर्ट और रिकॉर्ड इज साइलेंट, मतलब तब भी कोई बंदा नहीं आता, क्लेम नहीं करता ना, तब भी वो क्या करें? कंपेरिजन बिटवीन असेसमेंट ऑफ विलेजेस इन विच दिस एग्जिस्ट एंड असेसमेंट ऑफ विलेज ऑफ सिमिलर कलेक्टर इन विच देयर डिड नॉट एग्जिस्ट। उसमें फिर दो कंपैरिजन किया था। एक जगह पे जहाँ पे रिकॉर्ड बनाया गया लेकिन उसके एक ज़मीन की रिकॉर्ड बना लिया, वहाँ पे उसका ऑनर मौजूद है। एक वो जगह है, जगह गांव की, लेकिन वहाँ पे उस जगह उसका कोई क्लेम नहीं, लेकिन चीज़ें सेम है, उसका कोई ऑनर नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता उसका कोई भी ऑनर। जैसे कि फॉरेस्ट है, क्वेरी है, कोई भी लैंड रिकॉर्ड है, प्रोडक्शन है या इंटरेस्ट है, वो क्या करेगी? हुकूमत उसको देखभाल करेगी, उसकी असेसमेंट करेगी, ठीक है। आगे उसके बाद आता है कंपेंसेशन फॉर इन्फ्राइंडमेंट ऑफ राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ गवर्नमेंट। अगर देखिए एक तो लोगों के पास हो गई, ठीक है, कुछ हो गई लैंडलॉर्ड्स के पास होगी, जो बाकी बच जाती है वो होती जाती है गवर्नमेंट के पास जाती है, ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट क्या होती है, मज़ीद और मज़ीद कंपनसेशन कर देती है लोगों को और थर्ड पार्टीज़ को। उसके बाद जो होता है ना, गवर्नमेंट ऑफ जो इसका बढ़ाती है ना, वो तीसरी पार्टी उसको देती है। वो कहते हैं कि आप ये जगह पड़े, इस ज़मीन पर आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह करना है तो इस पर कर सके, इसके बदले में आप हमें पे करेंगे, हमें पे इसका पे देंगे, मतलब वो रेंट आउट कर देते हैं। प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ एंट्रीज इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड पीरियडिकल रिकॉर्ड। अगर वो कहते हैं कि आप उसकी जो प्रिजम्पशंस होते हैं ना, फेवर जो होते हैं ना, वो कानून के मुताबिक होते हैं, वक्त के साथ बदलती रहती है। पीरियडिकल रिकॉर्ड्स में भी वैसी वैसी तब्दीली आती रहती है, जैसे टाइम गुजरता जाता है इनमें रिकॉर्ड्स में तब्दीली, साफ से इनके ऑनर्स भी बदलते हैं, उसके बाद उसके जो प्रोजेक्ट लेते हैं वो भी बदलते हैं। हर चीज़ के बाद एक चीज़ बदलती रहती है, उसके फिर रिकॉर्ड्स करते जाते हैं, ठीक है। और ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, पीरियडिकली रिकॉर्ड्स होते हैं, इनके रिकॉर्ड का हिस्सा बनते जाते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं ना, सूट्स फॉर डिक्लेयरी डिक्री बायज person aggrieved by an entry in a record. If a person considers himself aggrieved by any entry in record of rights or periodical record as to any right of which he is in possession, he may institute a suit for declaration of his right under chapter 6 of specific relief act. बस इसको छोड़ दीजिए, कुछ खास नहीं है। और सप्लीमेंट्री प्रोविजंस है।
अब वो कहते हैं कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड पीरियोडिकल रिकॉर्ड फॉर ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स। अगर पर सिर्फ एक खित्ते की बात हो रही थी, अब इसमें क्या मुख्तलिफ ग्रुप्स के खित्ते की बात हो रही है, ठीक है। इसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, कहते हैं उसमें एक स्टेट है, उसके बाद एक और स्टेट है, फिर एक स्टेट है, फिर आपस में एक दूसरे मिलती जुलती स्टेट्स हैं, उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है, उनका फिर बताया जाता है, उनके ऊपर जो एक जगह पे जो अप्लाई होते हैं। सपोज करें कि एक स्टेट ये 10 एकड़ का, दूसरा भी 7 एकड़ में, एक ऐसे वास्ट एरिया पड़ा है जो 100 एकड़ का है, लेकिन उसमें अंदर जो हर 10 एकड़ में एक ओनर है, तो इसकी 10 स्टेट्स बनेंगी। 10 स्टेट्स मिलकर क्या बनेगी, एक बन जाएगी, ग्रुप ऑफ स्टेट्स बन जाएंगी, जिसका एक अलग से रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जब पे उसको पीरियोडिकली रिकॉर्ड बनाया जाएगा, ठीक है। पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। अगर देखिए किसी बंदे ने अगर इसकी इन्फॉर्मेशन निकाली तो फिर क्या करेगा, इसको बोर्ड ऑनर क्या करेगा, लैंड ओनर से कहेगा, या फिर वो क्लास का ओनर तो कहेगा कि हमें जो अपनी के ज़मीन है ना उसके रिलेटेड जो मुझे इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है। चाहे वो सुबह में मौजूद है, जब सुबह से बाहर है, जहाँ पे भी है ना, अपनी ज़मीन क्या कहते हैं। आजकल आपने सुना होगा कि एक बंदा जो है ना वो कहता है कि ना जो टैक्स पे करता है, कहते हैं कि एक अपने जो इलेक्शन से पहले ना हर बंदे ने अपने एसेट्स क्लियर करने होते हैं। ये बात हो रही है एसेट्स की बात हो रही है। या हर बंदा जो होता है अपने एसेट्स क्लियर, अगर वो नहीं कर सकता ना, किसी वजह से उसका रिकॉर्ड नहीं बन पा रहा, उसका ज़मीन का ऑनर है, वो हिस्सा नहीं बन रहा ना, तो वो क्या करेगा, उसके पास जाएगा, वो क्या क्या अपनी इन्फॉर्मेशन देगा, और वो क्या करेगा, वो उसको अंदर सेट करेगा, उसका रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगा, उसके अंदर फिर सारी मालूमात ऐड करेगा। अब इस पावर्स टू मेक रूल्स एंड रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड एंड अदर मैटर्स करेक्टेड अदरवाइज। कहते बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होता है ना, इसमें विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट्स जो होते हैं, प्रीवियस अमाउंट्स जो होते हैं, रिपोर्ट्स जो होते हैं ना, इसमें लैंग्वेजेस रिकॉर्ड, इसमें रिकॉर्ड्स जो होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं और चैप्टर्स होते हैं, मेयर्स बनाए जाते हैं। उसके रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स होते हैं ना, वो इस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं, उनके ऊपर जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं उनके साइन करते हैं, अटेस्टेड होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं, साइंड होते हैं, अटेस्टेड होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि सर्वे ऑफ द लैंड के लिए क्या होते हैं, उनके अपनी प्रिपरेशन होते हैं, इनकी अपनी उसमें मज़ीद सर्वे करके दोबारा करेक्शन किए जाते हैं, प्रिपेयर करके करेक्शन की जाती है, उनके पर रजिस्टर किया जाता है। उसके बाद डी में कहते हैं कि कंडक्शन ऑफ इंक्वायरीज बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स अंडर दिस, इसमें रेवेन्यू ऑफिसर इंक्वायरीज लगाते हैं जनरली फॉर द कैडर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स विल ऑफिसर्स इन मैटर रिटर्निंग टू रिकॉर्ड रजिस्टर्ड मेंशन्ड टू रेफर दिस चैप्टर। वो कहते हैं इस चैप्टर के मुताबिक जो होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर, जो विल ऑफिसर्स होते हैं ना, वो अपने क्या करते हैं, उसमें करते हैं लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, ठीक है, लैंड रेवेन्यू एक्ट, ठीक है, उसके मुताबिक करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इतने तक के लिए। आज मेरा गला भी बंद हो रहा है पढ़ा के आपको, और आज हमने पढ़ लिया 55 आर्टिकल नंबर 55 तक, चैप्टर नंबर 6। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 असेसमेंट। ओके जी, आप इसको तैयार कीजिएगा। मज़ीद आपके इससे पहले 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आपको इंट्रो बताया गया है, इसमें शॉर्टकट तरीका बताया गया है। उसके बाद जो लेक्चर नंबर 2 है, जिस 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक, लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है, उस पर चैप्टर नंबर 3 है, सॉरी लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आपको बताया गया 5 आर्टिकल से लेकर 38 आर्टिकल तक, ठीक है। और उसके बाद आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 39 से लेकर 55 तक है। मज़ीद हम अगली वीडियो में देखते हैं। अगर आपको लेक्चर मेरा अच्छा लग रहा है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।